टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल पर फटाफट रिवीजन के अंतर्गत आज बात होगी इंग्लैंड वाले राइटर के टॉप 50 प्रैक्टिस सेट होंगे, कोट्स और बहुत कुछ बायोग्राफी वर्क सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये 50 क्वेश्चन में अगर आप 40 प्लस कर ले रहे हैं तो ये राइटर कंप्लीट आपका तैयार है। शुरू करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में दो लाइन और आपको बताएं। कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ को जो है मुकाम जो होता है ना, जिंदगी के रास्तों में कभी हार न मान। एक बात कही गई है कि जिंदगी के रास्तों में कभी हार न मान, हर मुश्किल में खुद को और मजबूत जान। कदम बढ़ा, तूफानों से मत डर, जो सपने देखे हैं उन्हें अब साकार कर। तो ये सारे हमारे व्यूअर्स के लिए एक मोटिवेशन कोट्स है। अब बात करते हैं हम जिसके बारे में, उसको आप कमेंट में पिन करिएगा टीचर से देखते ही। इनका जन्म जो होता है वो 7 अप्रैल को होता है, 1770 में होता है। काकर माउथ कम्बरलैंड एक जगह है, वहाँ पे होता है। रोमांटिक युग के एक कवि हैं और इनके पिता जो थे वो वकील थे। कुछ इनके जो है वर्क जो किए गए थे, और इनकी पहली जो कविता आई थी वो 1793 में आई थी। अब आप किस करके बता सकते हैं किस राइटर के लिए वीडियो शुरू हो रही है, तो आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा उस राइटर का नाम। इनके द्वारा बहुत सारे वर्क किए गए और इनकी जो डेथ हुई थी वो 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। अब आप समझ गए होंगे किस राइटर के बारे में। आप फटाफट रिवीजन के अंतर्गत टॉप 50 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात तो वही, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपके लिए बेटर ये होगा कि कम समय में बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले सारे एस्पिरेंट बहुत ही कम समय में, इधर उधर से नहीं, सीधे डायरेक्ट टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यदि आप देखना चाहते हैं तो टीजीटी इंग्लिश तक को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे वीडियो अपलोड होगी इंपॉर्टेंट तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक जरूर करिएगा। तो आशा है अभी तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया और समझ गए कि किस राइटर की वीडियो आप तक पहुंच रही है। तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका जन्म जो होता है वो इंग्लैंड में होता है, और इंग्लैंड की वो प्लेस है जिसका नाम है काकर माउथ कम्बरलैंड, इंग्लैंड। 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म होता है। और पहला क्वेश्चन से आप रूबरू हो रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन विच ईयर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म होता है वो होता है 1770 में, 7 अप्रैल को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। रोमांटिक युग के ये कवि हैं, ये भी चीज़ आप जानते होंगे। तो रोमांटिक एरा से इनका संबंध है, और इनके फादर जो थे वो एडवोकेट थे, और बचपन में ही इनके माता पिता की डेथ हो गई थी। ये 4 ब्रदर सिस्टर थे, विलियम वर्ड्सवर्थ। और आगे चलकर जो हॉक्सेट एक ग्रामर स्कूल है, हॉक्सेट, ये चीज़ याद रखिएगा, हॉक्सेट ग्रामर स्कूल काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है ये पढ़ाई की, और बाद में जाके ये पढ़ाई कहाँ करते हैं, कैम्ब्रिज में जाके पढ़ाई करते हैं। कैम्ब्रिज का जो कॉलेज रहता है वो सेंट जॉन्स कॉलेज रहता है, वहाँ पे जाके ये पढ़ाई करते हैं। तो ये भी चीज़ मन मस्तिष्क में रख लीजिएगा। वर्ड्सवर्थ की जो पहली कविता आती है 1793 में आती, एन यूनिंग वाक नाम से आती है। तो ये भी आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। और एक आती है डिस्क्रिप्टिव स्केच। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव स्केच आती है और पहला जो आपको बताई यूनिंग वाक, ये दोनों याद रखिएगा। ये कविता का पहला संग्रह था विलियम वर्ड्सवर्थ का। पहचान अगर इनको मिली तो इनको मिली थी पहचान जो वो लिरिकल बैलेट से मिली थी। तो ये भी याद रखिएगा, लिरिकल बैलेट से इनको जो है पहचान मिली थी। उसके बाद 1798 में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जब ये सैमुअल कोलरिज के साथ मिलकर जो है लिखना शुरू करते हैं। तो रोमांटिक आंदोलन की जो रोमांटिक मोमेंट होता है उसकी शुरुआत होती है। तो ये भी चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। इनके द्वारा कुछ और वर्क जो किए गए जिसमें आपको बहुत याद होगा, द प्रेल्यूड। तो प्रेल्यूड का आप समझो, फटाफट मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में जितने भी व्यूअर्स हैं। और एक चीज़ और बताएं वर्ड्सवर्थ के बारे में जो है, तो ये जो है 1843 में जो है ना पोएट लॉरिएट हुए थे। कहाँ के हुए थे पोएट लॉरिएट, ये नामित इनको किया गया था। बाकी इनकी डेथ के बारे में तो 23 अप्रैल 1850 को जो है अलविदा कह दिए थे दुनिया को। उम्र इनकी हो गई थी 80 वर्ष, तो होना भी चाहिए था। चलिए 80 वर्ष हो गया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। एकदम इजी वे में समझिएगा, बोरिंग मत होइएगा, बिल्कुल इंटरेस्ट टॉपिक है। विलियम वर्ड्सवर्थ या कोई भी राइटर हो, पीजीटी टीजीटी का आपको अब तक नहीं समझ में आ रहा, बस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जन्म पता होगा, 7 अप्रैल 1770 को काकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है
which famous collection of poems co-authored with C.S.T. Coleridge in 1798। 1798 में एस टी कोलरिज के साथ जो लिखित इनकी कविताएं थी, तो वो कह रहा इज कंसिडर्ड द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। तो यहाँ पे रोमांटिकतावाद के बारे में पूछ रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो अभी आपको बताएगा लिरिकल बैलेड्स। तो लिरिकल बैलेड्स जो है ये 1798 में जो प्रकाशित हुआ था, और इंग्लैंड में जो रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत के मार्ग के तौर पे जो इसे जाना जाता है। इसमें जो योगदान था, याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ कोलरिज भी थे। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे मेजोरिटी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लाइफ एंड पोएटिक, यानी कि जीवन और जो पोएटिक करियर था, इंस्पिरेशन केम फ्रॉम विच रीजन ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के किस क्षेत्र से आया था अधिकांशतः। तो यहाँ पे याद होगा आपको, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट्स में जो है यहाँ पे अधिकांश जो है उन्होंने समय बिताया था, और नेचर के साथ जो है काफ़ी गहरा लगाव रखते हुए कविता की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला कह रहा है कि व्हाट was the name of William Wordsworth's beloved sister, who was also a significant influence on his poetry and kept inside full journals। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सबसे कहा जाए कि यहाँ पे बिलव्ड सिस्टर थी, उनका नाम जो है अभी आपको पता चल जाएगा, उनका नाम डोरथी था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। तो डोरथी जो वर्ड्सवर्थ की छोटी बहन थी, जो वो डोरथी थी, और इनके साथ जो मिलकर ये पत्रिकाएं अक्सर कविताओं के लिए काम करती थी। तो याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ की छोटी बहन थी डोरथी। नेक्स्ट है कि विच लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ की कौन सी लंबी आत्मकथात्मक महाकाव्य कविता है पब्लिश्ड पोस्टम्यूसली, यानी कि मरणोपरांत जो प्रकाशित होती है। ट्रेस द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, एक कवि के मन के विकास का वो क्या करती है, पता लगाती है, ट्रेस करती है। तो यहाँ पे आपको देखना है राइट ऑप्शन का हो जाएगा वो द प्रिल्यूड हो जाएगा। द प्रिल्यूड जो है ना, एक ग्रोथ अ पोएट माइंड वर्ड्सवर्थ की जो है ये कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है, अधूरी जो है, आत्मकथात्मक है। और यह इनकी मृत्यु के बाद, यानी कि 1850 के बाद क्या होती है, पब्लिश्ड होती है। तो आप समझ गए होंगे, राइट ऑप्शन सी। अगला है कि विलियम वर्ड्सवर्थ सर्व्ड एज द पोएट लॉरिएट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1843 अंटिल हिज डेथ इन व्हिच ईयर। 1843 से लेकर के जो उनकी मृत्यु तक जो है ग्रेट ब्रिटेन में पुरस्कार विजेता के रूप में कार्य किया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो डेथ का पीरियड आपको बताना है। तो 1843 यहाँ पे है, और इनकी डेथ 1850 में हुई थी। कब हुई थी, 23 अप्रैल को हुई थी। तब तक ये पद को संभाला था, और ये रॉबर्ट साउथी के बाद, ये भी याद रखिएगा, 1843 में रॉबर्ट साउथी के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रम। वर्ड्सवर्थ ईयरली पॉलिटिकल सिंपैथाइज वेयर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच मेजर हिस्टोरिकल इवेंट। वर्ड्सवर्थ का जो ईयरली मतलब पॉलिटिकल जो राजनीतिक था, उसमें कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटना से ये प्रभावित हुए थे। वो हिस्टोरिकल इवेंट कौन था, तो सबको पता होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उस पीरियड में। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसी समय जो है फ्रांस का ये दौरा किए थे, और उसके जो इनिशियली जो प्रारंभिक पीरियड थे उसको इन्होंने देखा था। तो वहाँ पे जो मतलब हिंसा होने लगी, तो उसको लेकर के काफ़ी ये निराश हो गए थे। तो उसी सब चीज़ को लेकर के है। अगला कह रहा है कि द फेमस प्रीफेस टू द 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट। लिरिकल बैलेट्स के 1800 के यहाँ पे पूछ रहा है संस्करण की जो प्रसिद्ध यहाँ पे प्रस्तावना है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो यही होगा राइट ऑप्शन। कह रहा है कि लेट आउट वर्ड्सवर्थ पोएटिक थियोरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी कि वर्ड्सवर्थ का जो काव्य सिद्धांत है और रोमांटिकतावाद के सिद्धांतों को सामने रखा गया है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वर्ड्सवर्थ फिलॉसफी ऑफ नेचर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। वर्ड्सवर्थ के जो फिलॉसफी ऑफ नेचर है, जो प्रकृति के दर्शन को जो है सबसे अच्छे तरीके से जो वर्णित किया गया है वो है राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ए लिविंग स्पिरिचुअल एंटाइटी कैपेबल ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, यानी कि यहाँ पे नैतिक और आध्यात्मिक जो होता है, और एक कैपेबल मतलब सक्षम, और एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ के लिए जो है ना नेचर ही सब कुछ था, उसी से लेकर के नैतिक और बौद्धिक तौर पे देखा जाए तो वो देखने को मिलता है वहाँ पे। व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वाइफ।
विलियम वॉर्ड्स की पत्नी का नाम था जो था वो मैरी हचिंसन था, और मैरी हचिंसन से शादी जब किए थे ये ईयर था 1802 में, और ये इनकी बचपन की दोस्त थी, और उनके करीबी जो दोस्त थे उसकी बहन थी मैरी हचिंसन, तो उससे शादी किए थे। तो ये अनवरत काल से चला आ रहा है, और ऐसे प्यार प्रपंच चलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1802 में जो है ये शादी कर लिए थे, और इनके फ्रेंड की जो है ये सिस्टर थी, एक अच्छा काम भी किए थे। अब यहाँ पे 1770 में जो है इनका जो है बर्थ होता है, और 1802 में शादी कर लेते हैं। तो इस पीरियड को आप सोच सकते हैं, तो 32 ईयर्स में ये शादी करते हैं मैरी हचिंसन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स को-ऑथर्ड विद सैमुअल डेलल कॉलेरिज इन कंसीडर लैंडमार्क ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म एंड वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1798। तो यहाँ पे जो 1798 में प्रकाशित हुई थी पहली बार, जो रोमांटिकतावाद जो है रोमांटिसिज्म में मील का पत्थर साबित हुई थी, सहलेखक जो सैमुअल टेलर कॉलेरिज में, तो वो रचना पूछ रहा है, तो वो लिरिकल बैलेड्स है। अगला कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल इपिक पोएम, वर्ड्सवर्थ की जो आत्मकथात्मक महाकाव्य कविता है था वो पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली इन इट्स कंप्लीट फॉर्म इज फेमसली नोन एज, यानी कि जो मरणोपरांत पूर्ण रूप में प्रकाशित हुई थी तो प्रसिद्ध रूप से किस रूप में जानी जाती, तो वो है द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, कवि के मन का विकास। नेक्स्ट करा 13, द पोएम दैट बिगिंस विद द फेमस लाइन आई वंडर्ड ओनली एज अ क्लाउड इज टाइटल, यहाँ पे मैं एक बादल की तरह अकेला भटकता रहा से जो शुरू होने वाली कविता का शीर्षक है वो कविता कौन सी है, तो याद आ गया होगा माइंड में कि ये है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जिसमें कहता है आल्सो नोन एज आई वंडर्ड ओनली एज ए क्लाउड, मैं एक बादल की तरह अकेला भटकता रहा के नाम से भी जानी जाती कौन, डैफोडिल। डैफोडिल्स का जो है ईयर मेंशन कर सकते हैं क्या, डैफोडिल्स के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो डैफोडिल्स जो है ईयर्स जो है मेंशन करिए। और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला कारक इन विच जो है, कुछ याद आ रहा है डैफोडिल्स के बारे में तो उसको मेंशन कर लीजिएगा। अगला कारक इन विच जो है कलेक्शन ऑफ पोएम डिड वर्ड्सवर्थ इंक्लूड हिज फेमस ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, तो यहाँ पे जो है बात हो रही है कि वर्ड्सवर्थ का जो अपना ओड इंटीमेशन था और इमॉर्टलिटी जो फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड किस कविता के संग्रह में जो है शामिल किया गया, तो राइट ऑप्शन सब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, वो था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। तो पढ़ते हैं अगला 15 में कह रहा है कि विच ऑफ दीज पोएम्स इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम फीचरिंग द कैरेक्टर्स ऑफ मार्गरेट डिजर्टेड वुमन एंड इज ऑफन कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ द ड्यून कॉटेज फ्रैगमेंट, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि मार्गरेट नामक एक जो महिला है चरित्र को उनकी दर्शाती एक लंबी जो कविता है, अक्सर उसे द रूइंड कॉटेज का हिस्सा माना जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्ड्सवर्थ लुईस पोएम जो है आर ए सीरीज ऑफ शॉर्ट पोएम मोस्टली अबाउट माइस्टीरियस यंग वुमेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कंसिडर्ड वन ऑफ द लूसी पोएम्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि आप थोड़ा सा टिक करने की कोशिश करिए कि जो लूसी पोएम जो है छोटी कविता की जो एक श्रृंखला है वो एक रहस्यमयी युवती के बारे में जो है, तो आमतौर पे लूसी पोएम एक नहीं माना जाता, वो कौन नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो टू अ स्काई लार्क हो जाएगा। लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, कह रहा है कि लाइन्स कंपोज ऑफ फ्यू माइल्स टिंटन एबे जो है इज ए मेडिटेटिव पोएम रिफ्लेक्टिंग ऑन नेचर, जो प्रकृति स्मृति और समय बीतने पर चिंतन करने वाली जो है एक मेमोरी ध्यान एंड द पैसेज ऑफ टाइम कविता है। इसे जो प्रकाशित करने की ईयर पूछ रहा है, तो ये प्रकाशित कब हुई थी, तो ये ईयर था 1798 का। अगला है कि विच वर्ड्सवर्थ मेजर वर्क इज ए फिलोसॉफिकल पोएम इन 9 बुक, याद करिएगा कौन सा ऑप्शन टिक करिएगा, 9 बुक्स पूछ रहा है, और इंटेंडेड एज ए पार्ट ऑफ द लार्जर नेवर कंप्लीटेड वर्क द रिक्लूज, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ की वो कौन सी प्रमुख रचना जो 9 पुस्तकों में एक दार्शनिक मतलब फिलोसॉफिकल थी जिसका उद्देश्य था कि कभी पूरे ना होने वाले काम, यानी कि वो द रिक्लूज का हिस्सा बनी, तो वो थी द एक्सकर्जन, ऑप्शन बी। The character of the old Cumberland beggar appears in poem by Wordsworth that explore themes of humanity, charity and connections to nature. What is the title of this poem? Old Cumberland में जो है यहाँ पे कह रहा है कि तो बेगर का चरित्र जो वर्ड्सवर्थ की कविता में दिखाई देता है जिसमें मानवता को लेकर के प्रकृति से जुड़ाव की खोज करती, तो इसका शीर्षक पूछ रहा है, तो इसका शीर्षक जो था आप टिक कर लिए होंगे, तो ओल्ड कम्बरलैंड बेगर था। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिकल बैलेड 1798 इज ट्रू, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इट इंक्लूड क्लोरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। बढ़ते हैं 21 की तरफ।
यहाँ पे बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ ट्रेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ हिज माइंड एंड पोएटिक सेंसिबिलिटी। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो संवेदनशीलता के विकास का पता लगाती है उनके मन की, वो कौन सी आत्मकथात्मक कविता है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा द प्रिल्यूड हो जाएगा। प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की जो है एक आत्मकथात्मक महाकाव्य कविता है कि जो मरणोपरांत जो प्रकाशित हुई थी। In collaboration with whom did William Wordsworth publish lyrical ballad in 17 and 19, marking a significant moment of the English romantic movement? यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो यहाँ पे कह रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो किसका सहयोग लिया था 1798 में जब लिरिकल बैलेट प्रकाशित किया गया था, तो ये सभी को पता होगा, सैमुअल टेलर कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। एक इनके साथ जो है कोलाब्रेशन करके जो है पब्लिश करते थे। अगला है कि द फेमस लाइन जो थी आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड इज फ्रॉम विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम। मैं एक बादल की तरह अकेला भटकता रहा, ये चीज़ें जो थी डैफोडिल्स में थी, इसका चर्चा किया गया था। डैफोडिल्स के बारे में आपको कुछ पूछा गया था। डैफोडिल्स जो है ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कविता है और आई वॉन्डर्ड एज ए लोनली क्लाउड के नाम से भी जानी जाती है और 1807 में जो है ये प्रकाशित होती है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो है। और अकेले बादल की तरह घूमने को लेकर के उद्देश्य की बात की जाती है। तो कविता का अगर मुख्य विशेषता बताएं तो ये पर्सनिफिकेशंस ऑफ नेचर की बात की गई है और साथ ही साथ पावर ऑफ मेमोरी की बात की गई है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, इस चीज़ को भी आप देखेंगे डैफोडिल्स में। पर्सनल इमोशंस की भी बात कुछ की गई है। लैंग्वेज बहुत इसका सिंपल प्रयोग किया गया है। तुकबंदी जो इसमें है वो तुकबंदी याद रखिएगा, ये फॉर्मेट है ए बी सी का। इसमें जो है 6 पंक्तियाँ तुकबंदी योजना जो है यहाँ पे हैं। और डैफोडिल्स जो है फूलों के बारे में जो है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मानव संबंध के बारे में है, प्राकृतिक सुंदरता से जो लेकर के जो है ये बात की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 24 कह रहा है कि विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ फेमसली कंटेन्स द लाइन आवर बर्थ इज बट आई स्लीप एंड फॉरगेटिंग। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो है वर्ड्सवर्थ की किस कविता में हमारा जन्म एक नींद और एक भूल है। प्रसिद्ध पंक्ति आती है तो ये आती है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है बचपन में प्रकृति और आत्मा के पूर्व अस्तित्व के विषय की खोज करती है ये। अगला है 25 में कह रहा है कि लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे, और टिंटन अबे के तौर पे जिसे जाना जाता है, वाज पब्लिश्ड इन विच सिग्निफिकेंट कलेक्शन, किस महत्वपूर्ण संग्रह में प्रकाशित हुआ था, तो ये है लिरिकल बैलेट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 26 कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी थीम एक्सप्लोर्ड इन वर्ड्सवर्थ पोएम द सोलिटरी रिपेयर। वर्ड्सवर्थ की कविता जो द सोलिटरी रिपर में खोजा गया जो सब्जेक्ट था, प्राइमरी थीम क्या थी, तो वहाँ पे थी द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड द लास्ट इम्पैक्ट ऑफ मेमोरी, यानी कल्पना की शक्ति और उसका इम्पैक्ट जो था। कविता में जो है एक हाईलैंड लड़की से मुठभेड़ का वर्णन जो है यहाँ पे किया जाता है। फसल काटते समय उगाती है तो उस धुन का अनुभव लंबे समय बाद भी इफेक्टिव दिखाई देता है, कुछ ऐसा है। 27 करेक्ट द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स अ फाउंडेशनल टेक्स्ट टू रोमांटिसिज्म वाज फर्स्ट एडेड टू द सेकंड एडिशंस ऑफ लिरिकल बैलेट इन व्हिच ईयर, यानी कि रोमांटिकतावाद के लिए जो लिरिकल बैलेट्स की प्रस्तावना को पहली बार जो है किस वर्ष यहाँ पूछ रहा है कि लिरिकल बैलेट्स के दूसरे संस्करण में जोड़ा गया, तो ईयर था 1800 1800 में। और यहाँ पे अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम्स इज अ पेस्टोरल नरेटिव अबाउट एन ओल्ड शेफर्ड नेम्ड माइकल एंड हिज सन ल्यूक। वर्ड्सवर्थ की कौन सी कविता जिसमें माइकल नामक एक बूढ़ा चरवाहा आता है और उसका बेटा ल्यूक के बारे में एक देहाती कथा है, तो वो सभी को याद आ गया होगा कि माइकल नाम है उसका। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। माइकल जो एक मार्मिक कथात्मक कविता है जो ग्रामीण जीवन में कठिनाई में पिता और पुत्र के बीच के जो बंधन के विषयों की ये सब्जेक्ट को जो लेकर के ये रिसर्च करती है, तो ये नाम याद रखिएगा माइकल। बस इसका ईयर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, कुछ याद आ रहा होगा तो। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन विच ईयर। अब ये ईयर पूछ दिया तो 1843 में, सभी को पता है जितने भी व्यूअर्स हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है रॉबर्ट साउथी के बाद स्थान ले लिए थे। 30 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ नेचर एज एक्सप्रेस्ड इन हिज पोएट्री, यानी कि यहाँ पे बताना है कि प्रकृति के बारे में वर्ड्सवर्थ के दृष्टिकोण की जो है सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। उनकी कविता में जो व्यक्त किया गया वो क्या था, नेचर। अब यहाँ पे नेचर सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे देखिए फॉर आउट व्हेन ऑन माई कोच आई लाई। अक्सर जब मैं अपने सोफे पर लेटा होता हूँ, इन वैकेंट आर इन पेंसिव मोड, खाली मतलब एक चिंतनशील मोड में, द फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड आई, वे उस आंतरिक आंख पर चमकते हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो एकांत का आनंद है। दिस फेमस लाइन आर फ्रॉम विच पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये पंक्तियाँ जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ किस कविता में है,
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड डैफोडिल्स। ईयर आप मेंशन करिएगा, अभी आपको डैफोडिल्स का ईयर बताया गया था, तो कुछ याद आ रहा हो तो मेंशन करिए फटाफट। अब बढ़ते हैं 32 की तरफ। 32 कह रहा है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो अ पावरफुल, यानी कि कविता जो होती है ना वो शक्तिशाली भावनाओं का एक अति प्रवाह है, सिंपल फीलिंग्स है। इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये शांति में याद की गई भावना से जो है अपनी जो है उत्पत्ति लेती है, कहा जाए तो यही होगा, हाँ, रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। दिस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री इज फाउंड इन, तो ये कविता की परिभाषा जो पाई जाती है कहाँ पे, तो ये लिरिकल बैलेट्स होगी। अगला देखते हैं, ये तो कई बार पूछा गया, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, हमारा जन्म केवल एक नींद और एक विस्मरण है। द साउल दैट राइजेस विद अस, आत्मा जो हमारे साथ उठती है। आवर लाइफ स्टार, हमारे जीवन का सितारा। हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, किसी और जगह पर अपना अस्त होना चाहती है। एंड कम फ्रॉम अफर, और दूर से आती है। दिस लाइन एक्सप्रेस वर्ड्स विद आइडिया ऑफ प्री एक्सटेंस एंड आर फ्रॉम, तो ये जो पूर्व अस्तित्व के विचार व्यक्त करती है ये पंक्तियां वर्ड्सवर्थ की, तो ये राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, तो ये बचपन की यादों को लेकर के है। अगला देखते हैं, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, इसमें कह रहा है कि एक बसंत के जंगल से एक, और ये मे टेक यू मोर ऑफ मैन, आपको मनुष्य के बारे में और अधिक सिखा सकता है। आप मोरल एविल एंड ऑफ गुड, नैतिक बुराई और अच्छाई। देन ऑल द सेज कैन, जितना कोई कर सकता है। तो ये पंक्तियां कहाँ आती हैं, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा द टेबल्स टर्न। 35 पर द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, सभी को पता होगा बच्चा मनुष्य का पिता है। तो ये जो विरोधाभास जो यहाँ पे पैराडॉक्सिकल बट प्रोफाउंड स्टेटमेंट जो होता है ये कहाँ पे है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा माई हार्ट लिव्स अप। 36 करेंगे, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, प्राप्त करना और व्यय। विले वेस्ट आवर पावर्स, हम अपनी शक्तियों को बर्बाद करते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, हम प्रकृति में बहुत कम देखते हैं जो हमारा है। दिस लाइन्स लेमेंट ह्यूमैनिटी डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेचर ड्यू टू मटेरियलिज्म एंड आर फ्रॉम, ये पंक्तियाँ जो होती है ना यहाँ पे कह रहा है ना, मटेरियलिज्म में जो है भौतिकतावाद के कारण जो है प्रकृति से मानवता के वियोग पर जो एक शोक व्यक्त करती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा द वर्ड इज टू मच विथ अस। सन मेंशन करिएगा, सन बताया गया पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे वर्ड्सवर्थ की जो पढ़ी चैनल पे ना, तो एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस जाएगा, बस आप देखे होंगे तो, नहीं तो पेपर देखेंगे फिर देखिएगा फिर मिलाइएगा फिर बताइएगा कमेंट में, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि काश देख लिए होते। इसलिए एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देख लीजिएगा जितने भी राइटर की पढ़ी है। बाकी अब अपनी तैयारी अपनी तरह से कर ही रहे होंगे। 37 को देख लेते हैं, दाउ नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आवर ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रॉस, यहाँ पे कर हालांकि कुछ भी उस समय को वापस नहीं ला सकता। अब ग्लोरी इन द फ्लावर, घर में वैभव, फूल में गौरव, खरा वी विल ग्रीव नॉट रेदर फाइंड, हम शोक नहीं करेंगे। और स्ट्रेंथ इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, बल्कि जो पीछे रह गए हैं उसमें शक्ति पाएंगे। तो ये पंक्तियाँ जो होती थी, इस लाइन रिफ्लेक्टिंग ऑन लॉस, यानी कि पंक्तियाँ लॉस को दर्शाती हैं और फाइंडिंग स्ट्रेंथ और शक्ति को ढूंढती हैं। तो प्रमुख जो है मेजर ओड कौन सा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। अगला कह रहा है कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर डल वुड ही बी अ साउल हु कुड पास बाय अ साइट, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी के पास अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो, यानी कि पृथ्वी के पास दिखाने के लिए जो है मोर फेयर, इससे अधिक सुंदर कुछ नहीं है। अ साइट यहाँ पे कह रहा है कि डल वुड ही बी ऑफ साउल हु कुड पास बाई, यानी कि जो दिखाने के लिए कुछ नहीं है इससे सुंदर, वह आत्मा से जो है इस दृश्य को अपनी महिमा में इतना मार्मिक रूप से जो है कर सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है ना, साइट शुड टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, तो ये लाइन्स जो डिस्क्राइब की गई है ये कहाँ पे है, ये चीज़ों का वर्णन जो है एक ब्यूटी ऑफ द सिटी यानी कि शहर की सुंदरता का वर्णन करती हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 1802, यानी कि जो यहाँ पे अगला आप देखते हैं कि शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डो। 39 में ये कह रहा है कि वह अनछुए रास्तों पर रहती थी और कुछ झरनों के पास एक अमेड होम देयर वेयर नन टू प्रेज एंड वेरी फ्यू टू लव, और जिसके पास कोई नहीं था प्रशंसा और बहुत ही कम प्यार करने वाले थे, एंड वेरी फ्यू टू लव।
तो ये ओपनिंग लाइन जो इंट्रोड्यूस करती है, विच ऑफ वर्ड्सवर्थ फेमस लूसी पोएम्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ की जो प्रसिद्ध कविता लूसी में किसका परिचय देती है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये शी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। पढ़ते हैं के क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट कर रहे थे स्टिल एंड सेड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता का शांत और उदास संगीत की बात हो रही है। दिस मेलंकली एट प्रोफाउंड फ्रेज, मानव स्थिति के दर्शाते हुए ये उदासी भरा लेकिन रिफ्लेक्टिंग ऑन द ह्यूमन कंडीशन इज फाउंड इन। उदासी भरा लेकिन ये गहरा वाक्यांश जो पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबाउट इंटेंट एबे। अगला कि हु डिफाइंड पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो अ पावरफुल फीलिंग इज टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। यहाँ पे पूछ रहा है कि कविता में जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो हो, यानी कि शक्तिशाली भावनाओं को जो सहज है अति प्रवाह, ये क्या करता है, टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस, ये शांति में याद की गई भावना से उत्पन्न होती है। इसे जो है किसने परिभाषित किया है, तो ये याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ है। फ्रॉम विच पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज द लाइन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन पंक्ति जो ली गई है वो ली गई है माई हार्ट लिप्स अप। अगला कह रहा है कि द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अपीयर्स इन विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम, यानी हमारा जन्म केवल एक नींद और एक भूल है। पंक्ति जो है वर्ड्सवर्थ की कविता में आती है। कौन सी कविता रहती है, वो कविता रहती है ओड इन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी में आती है। अगला आइडेंटिफाई द पोएट हु फेमसली रोट नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। इसमें पूछ रहा है कि उस कवि की पहचान आपको करनी है कि जो प्रकृति ने कभी धोखा नहीं दिया है। यहाँ पे कह रहा है नेचर नेवर डिड बिट्रे, और द हार्ट दैट लव्ड हर, उस दिल को जो उससे प्यार करता है। तो यहाँ पे भी राइट ऑप्शन हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। द लाइन से है कि द वर्ड इज टू मच विथ अस लेट एंड सोन गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पावर्स आर फ्रॉम अ पोएम बाई। इसमें पूछ रहा है कि दुनिया हमारे साथ है, देर से है, यहाँ पे कह रहा है। और यहाँ पे कह रहा है गेटिंग एंड स्पेंडिंग, प्राप्त करने और खर्च करने में, विले वेस्ट योर पावर्स, हम अपनी शक्तियों को बर्बाद करते हैं। तो ये जो पंक्तियाँ आती हैं ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ बिगिंस विद द लाइंस जो आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट ऑन आई। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं डैफोडिल्स में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए कई बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। तो 49 में कह रहा है कि द म्यूजिक इज माई हार्ट आई बोर लॉन्ग्स जो हियर्ड, ये यहाँ पे कह रहा है कि मेरे दिल में संगीत मैंने सहा। तो वर्ड्सवर्थ की जो कविता थी ये लिया गया है यहाँ से द सोलिटरी रीपर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है 50 की द डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए परफेक्ट ओमेन नोबली प्लान टू वांट टू कंफर्ट एंड कमांड इज फाउंड इन विच पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की किस कविता में जो है एक परफेक्ट ओमेन और नोबली प्लांट है जो उसकी, और वहाँ पे टू वार्न चेतावनी की बात देने की बात हो रही है, कंफर्ट की बात हो रही है, कमांड की बात हो रही है। तो इसका वर्णन जो मिलता है वो मिलता है सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। तो महज आधे घंटे से कम में ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आपने जो इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं, कुछ वर्क हैं, इनकी बर्थ है, इनके फादर्स के वर्क, इनके पिता का नाम, कौन से नंबर के थे, कब इनको लॉरिएट पुरस्कार मिला, किस सब चीज़ों के डिस्कस आपसे किया गया टीजीटी इंग्लिश तक पे महज 30 मिनट से कम की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप।